हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। देखिए, आज आपका इसी क्रम में आज आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पर हम न्यायपालिका के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि हमारी न्यायपालिका जो है किस तरह से कार्य करती है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लें हम आज के चैप्टर की। देखिए, आप सभी को पता है कि हमारी सरकार के 3 अभिन्न अंग हैं। 3 अभिन्न अंगों में आपने विधायिका, कार्यपालिका के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर अब न्यायपालिका जो बचा है वो आज आप इस चैप्टर के तहत देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि भाई न्याय जो है वो आदर्श है, न्याय का सिद्धांत आदर्श है। और यकीन मानिए, अगर न्याय में कोई अगर देरी होगी या न्याय के मामले में या पक्षपात होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो न्याय नहीं रह जाएगा। तो न्याय की जो प्रक्रिया है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वहां पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। और ऐसी दबाव रहित न्यायपालिका होगी तभी वह अपने स्वतंत्र रूप से डिसीजन दे पाएगी। और न्यायपालिका के ऊपर अनावश्यक जो है राजनीतिक प्रेशर होगा, अनावश्यक रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, तो यकीन मानिए न्याय का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाएगा और लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जरूरी यह है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए जो कि सभी को स्वतंत्र रूप से न्याय जो है प्रदान करे, यहाँ पर किसी के साथ पक्षपात ना करे, भेदभाव ना करे। तो यहाँ पर न्यायपालिका का जो रोल समझाया गया है, बताया गया है, ये समाज में जो व्यक्तियों के बीच करती है न्याय, समूहों के बीच करती है, व्यक्ति समूह के बीच करती है, या फिर व्यक्तियों का सरकार के साथ जो विवाद होता है उन सबको ये निपटाती है। यहाँ पर जो ये विवाद निपटाती है, इन सब विवादों को निपटाने में यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है, वो है कानून का शासन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक कानून के सिद्धांत के आधार पर कि स्वतंत्र संस्था के रूप में ये न्याय कर रही है। कानून का शासन का मतलब आप जानते होंगे, यानी कि कानून की नज़र में यहाँ पर सभी समान हैं, चाहे वो धनी व्यक्ति हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, यानी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, इससे मतलब फर्क नहीं पड़ता है। कानून की नज़र में सभी समान है, ठीक है। यानी कि कानून के दायरे में सभी आते हैं और सभी समान है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई गरीब व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो मतलब यानी गरीब व्यक्ति ने अपराध किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, अमीर ने अपराध किया छूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि उस अपराध के लिए सजा यहाँ पर समान है। पहली बात ये जान लीजिए, ठीक है। कानून का शासन का अर्थ यही होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर आपके जो कानून का न्यायपालिका क्या करती है। न्यायपालिका की भूमिका यही है कि कानून के शासन की रक्षा करती है और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। वास्तव में अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो कानून की सर्वोच्चता कैसे होगी। तो यहाँ पर न्यायपालिका का स्वतंत्र होना चाहिए, तभी न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से कानून की रक्षा कर पाएगी। न्यायपालिका जो है आपके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, ताकि लोकतंत्र में तानाशाही की जगह ना आ सके। यानी अगर न्यायपालिका नहीं रहेगी और न्यायपालिका का रोल खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है लोकतंत्र में जो है तानाशाही आ जाएगी और लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा। नहीं, यानी कि लोग अपनी मनमर्जी चलाएंगे, जो सरकार है वो अपनी मनमर्जी चलाएगी। तो सरकार को नियंत्रित करने के लिए समाज में एक जो है कह सकते हैं, समाज में एक न्याय की अवधारणा विकसित करने के लिए, न्याय की जो है यहाँ पर जो सोच विकसित करने के लिए यहाँ पर न्यायपालिका का रोल अहम हो जाता है। अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो समाज में हम जो आपके लिए सभी को न्याय की हम बात जो कर रहे हैं वो न्याय नहीं हो पाएगा और कानून का शासन भी स्थापित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र होना बड़ा आवश्यक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी बताई गई है कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगी। यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अर्थ क्या क्या है, इसके क्या मतलब अभिप्राय निकल के आ रहा है, वो यहाँ पर जानेंगे। देखिए, आप सभी ने देखा है कि भाई सरकार के 2 अन्य अंग और हैं, विधायिका है एक, तो आपका कार्यपालिका है। तो यहाँ पर इनसे यही गुजारिश की जाती है कि भाई ये लोग न्यायपालिका को जो है दबाएं ना। आप समझ रहे हो, दबाने का मतलब क्या है, अतिक्रमण ना करें। यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही इन सभी क्षेत्रों का अपना अपना क्षेत्र जो है डिफाइन कर दिया है कि भाई ये अपने अपने क्षेत्र में रहकर ही कार्य करेंगे, कोई किसी का क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करेगा। और तभी हमारा यानी कि जब ये तीनों अंग जो है एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण अनावश्यक रूप से नहीं करेंगे तभी हमारा लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए न्यायपालिका बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी तो फिर विधायिका का, कार्यपालिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समझे, यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं के माइंड में ये बात पहले से ही थी। उन्होंने जो है यहाँ पर संतुलन का सिद्धांत यहाँ पे कायम रखा, यानी सभी अंगों में संतुलन बना रहे। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे विधायिका या कार्यपालिका बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे तो न्यायपालिका अपना कार्य नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर सही पर यहाँ लाइन में पहली बात यही कही गई कि ये बाधा ना पहुंचाएं ताकि ये न्यायपालिका अपना काम ठीक से कर सके। अगली बात यह है कि भाई यहाँ पर सरकार के जो अन्य अंग हैं, सरकार के और जो अन्य अंग हैं, यानी कि आपके सरकार के अन्य अंग आते हैं, ये न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। यानी जो वास्तविक कार्यपालिका वगैरह है,
जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, सुप्रीम पावर वगैरह है, ये यहाँ पर हस्तक्षेप ना करें। ऑब्वियसली बात है, राजनीतिक दल जो है यहाँ पर भेदभाव करते हैं, जो राजनीतिक अंग यहाँ पर न्यायपालिका में जो है यहाँ पर टीका टिप्पणी करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है न्यायपालिका के सामने कि भाई न्याय कैसे करें, वो न्याय सुनिश्चित कैसे कर पाए। तो जरूरी यहाँ पर ये है कि भाई ये राजनीतिक रूप से जो अंग हैं सरकार के, वो इसमें दखलंदाजी ना करें, वो इसमें जो इंटरफियर ना करें। तीसरी बात यह है कि न्यायाधीश जो है बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, यानी जो न्याय करने वाले व्यक्ति हैं, जो डिसीजन जजमेंट देने वाले व्यक्ति हैं, वो जजमेंट कब दे पाएंगे? ऑब्वियसली बात है, जजमेंट तभी दे पाएंगे स्वतंत्र होंगे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। अब आप एक कल्पना कीजिए, जैसे कभी आपने मूवी देखी हो, बॉलीवुड की मूवी देखते होंगे हम सब लोग, तो आपने देखा होगा पुरानी मूवियों में दिखाया जाता था कहीं जज की जो है जज के घर से किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, तो जज प्रेशर में है क्या डिसीजन ने। तो इस तरह की अगर घटनाएं मान लीजिए होती हैं, वो तो एक कल्पना थी, इमेजिनेशन के लिए मैंने यहां पर लिया है। मान लीजिए और भी प्रेशर हो सकते हैं, ठीक है, डराने धमकाने के केवल यही एक तरीके नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, और भी प्रेशर हो सकते हैं। मान लीजिए किसी जज के ऊपर इस तरह के प्रेशर लगाए जाते हैं, आपने देखा भी होगा कि आपने कुछ सुना भी होगा अखबारों वगैरह में, कुछ जजों की हत्या भी कर दी गई। तो ऐसे में न्यायाधीश जो होते हैं वो वास्तव में डर कर अपना स्वतंत्र डिसीजन नहीं दे पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि भाई न्यायाधीशों के साथ बिल्कुल ऐसा जो वातावरण क्रिएट करना चाहिए ताकि वो बिना डरे बिना रुके अपना डिसीजन स्वतंत्र रूप से सुना पाए। ऑब्वियसली बात है, डर का माहौल होगा, भय का माहौल होगा, तो न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से डिसीजन कैसे कर पाएंगे? ऑब्वियसली बात है, प्रेशर में होंगे तो मतलब क्या है कि जो डिसीजन होगा मैनिपुलेट किया जाएगा, तोड़ मरोड़ कर या फिर तथ्य जो है वहां पर छुपा कर प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा जो है न्यायपालिका जो स्वतंत्र रूप से डिसीजन दे पाएगी। अब देखिए यहां पर आगे बताया गया है कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। स्वेच्छाचारिता का मतलब क्या है? यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं तो आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज हैं तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपनी यहां पर अपनी मनमानी चलाएंगे, जो चाहेंगे वो होगा, नहीं। आप उत्तरदायित्व का अभाव का मतलब यहां पर ये नहीं है कि आप जो है सीजेआई हैं तो आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। आपको जो काम करना है वो संवैधानिक दायरे में रह के करना है। यहां साफ साफ मतलब इस लाइन का यही है कि कोई भी आ जाए, न्यायपालिका का बेशक न्यायाधीश ही क्यों ना हो, उसे भी संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। ऐसा नहीं है कि संविधान के दायरे से बिल्कुल बाहर निकल जाए और ये समझ ले मैं तो अब यहाँ पर सर्वोच्च हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी गई है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये भी है कि स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। यानी ये चीजें बिल्कुल ये नहीं है कि हम इन्हें साइड में दरकिनार कर दें, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। यानी कि न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। यानी यकीन मानिए अगर न्यायपालिका का जो जजमेंट है वो लोगों के लिए तर्कसंगत नहीं होगा, लोगों के लिए न्याय संगत नहीं होगा, तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा न्यायपालिका से। ऑब्वियसली बात है, लोगों का विश्वास उठ जाएगा अगर न्यायपालिका के डिसीजन पक्षपातपूर्ण आने लगे। ऑब्वियसली बात है, लोग फिर क्यों न्यायपालिका की ओर देखेंगे, लोग फिर तो अपने आप डिसीजन करने लगेंगे। तो यहाँ पर न्यायपालिका का हमेशा जो है तटस्थ रहना बहुत जरूरी है। यानी वो किसी के एक फेवर में खड़ी ना हो, तटस्थ रहे, ठीक है, और बिल्कुल तटस्थ होकर यहाँ पर निष्पक्ष रूप से अपना डिसीजन सुनाए, तभी वो न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है, उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि भाई भारतीय संविधान इस मामले में हमारे संविधान ने सबसे अहम रोल निभाया है। हर अंग यानी हर सरकार के हर अंग को, सरकार की जो पद्धतियां हैं, यानी जो आपकी सरकार के जो सिस्टम है बना हुआ है, उन सभी को डिफाइन करने में संविधान ने एक अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि संविधान के जो आर्टिकल हैं वो क्लैरिफाई कर देते हैं, यानी कि वो क्लियर कर देते हैं, कोई डाउट नहीं रहता है उनमें कि भाई क्या होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हम निरुत्तर हो जाएं, और निरुत्तर हो भी जाते हैं उस समय हमारी फिर विधायिका और न्यायपालिका मिलकर उस चीज का निपटारा कर लेती है। तो हमारे संविधान ने सब सुनिश्चित कर दिया है कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता उन्होंने पहले सुनिश्चित कर दी है। यहां पर बताया गया है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट बात, ये ध्यान रखने वाली बात यह है क्योंकि विधायिका को सम्मिलित न करने का रीजन क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि सदन में या संसद में किसी एक दल का बहुमत होता है, ऑब्वियसली बात है, या फिर दल का बहुमत ना हो तो गठबंधन सरकारें बनती हैं। तो ऐसे में अगर विधायिका इसमें आ जाएगी, शामिल हो जाएगी, तो विधायिका वाले कौन चाहेंगे एक जज हमारे अपोजिशन का बने, या जज ऐसा व्यक्ति बने जो हमसे हमारा फेवर ना रखता हो। नहीं, वो यही चाहेंगे कि हमारे फेवर वाला व्यक्ति जज बने। जब उनके फेवर वाला व्यक्ति जो है जज बनेगा, यानी उनके हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति जज बनेगा, तो वो क्या न्याय कर पाएगा?
बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वो उनका गुलाम टाइप रह जाएगा। तो इस वजह से संविधान निर्माताओं के माइंड में ये बात थी कि भाई विधायिका को इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई इन जो नियुक्तियां होती हैं आपकी न्यायपालिका में, उसमें दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है, यानी दल डिफाइन नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी डिफाइन नहीं करती है भाई फलाना आदमी जज बनेगा या फलाना आदमी जज नहीं बनेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी डिफाइन नहीं करती है। यहाँ पर प्रक्रिया उनकी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए और वो कानून का यानी लॉ का विशेषज्ञ होना चाहिए, वही व्यक्ति यहाँ पर न्यायाधीश के पद पर विराजमान हो सकता है, ठीक है, नियुक्त हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने यही देख ली कि यहाँ पर विधायिका यानी कि दलगत राजनीति का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इंटरफियर नहीं होगा, पॉलिटिकल राजनीति यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि यकीन मानिए अगर पॉलिटिक्स इसमें भी घुस गई तो फिर न्यायाधीश अपना काम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो निश्चित किया गया है, यानी कि वे अपने सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर ये बने रहते हैं। अपवाद स्वरूप ही इन्हें जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। अपवाद का मतलब क्या है, कोई इन पर कोई यहाँ पे कदाचार का मामला लग जाए या फिर ऐसा मामला लग जाए जिसमें लगता हो कि भाई इन्होंने पक्षपात किया है या फिर इन्होंने रिश्वत वगैरह ली है, तो वहां पर इनका एक पूरी प्रक्रिया है, यानी आप जानते हैं विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया है, उसके तहत इन्हें हटाया जा सकता है, उससे पहले इन्हें नहीं हटाया जा सकता है। ये बात आप जान लीजिए। न्यायाधीश जो है अपने पद पर 65 साल की एज तक बना रह सकता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। 65 ईयर तक ये बना रह सकता है अपने पद पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया है, आपको बता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब अगली बात बताई गई है कि भाई न्यायपालिका जो है विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, यानी कि यहाँ पर संवैधानिक रूप से प्रावधान किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई न्यायपालिका के खर्चे वगैरह जो है वित्तीय रूप से विधायिका या कार्यपालिका तय करे, ये बिल्कुल भी नहीं है। इस संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी, यानी विधायिका का मतलब सदन में संसद में चर्चा नहीं होगी कि भाई कितना वेतन दिया जाएगा, कैसे इनकी देखभाल होगी, ये चर्चा सदन में नहीं होगी। यहाँ बात ये साफ साफ कह दी गई है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चौथा पॉइंट है वो आप पॉइंट जो ये सबसे ज्यादा महत्व यही पॉइंट रखता है। आपने देखा होगा कि कोई भी नेता हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो वास्ता रखता हो या ना रखता हो, चाहे ऊपरी मन से बोल रहा हो, लेकिन यही बोलता है कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। यानी आपने सभी से सुना होगा, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो हर व्यक्ति यही कहता है। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, यानी न्याय का सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो है कह सकते हैं न्याय की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट है। आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। तो ये न्यायाधीशों के जो निर्णय वगैरह हैं इनकी आलोचना नहीं की जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति इस अवमानना का दोषी पाया जाता है, न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे दंडित करने का अधिकार रखती है। ये बात आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई ये नहीं कहता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही सुप्रीम है, सर्वोच्च है वहां पर। तो आप वहां पे उंगली उठाने वाले कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ तथ्यों को देखते हुए पूरा एनालाइज करके अपना डिसीजन दिया है, पर आप वहां पे कहने वाले कौन है? ठीक है, तो यहां पर ये रखा गया है। तो आपने चौथा पॉइंट और चौथे का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और है, संसद, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगी, तो राजनीति यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगी। संसद में कभी भी न्यायाधीशों के जो भी उनके आचरण है या उनके कार्यशैली है, इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि भाई कार्य कैसे कर रहे हैं, कैसे डिसीजन दे रहे हैं, ये बात संसद में कभी नहीं रखी जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब चीजें क्या है, ऑब्जर्व, यानी जब आप ये सब लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी जब आप देखते हैं तो वहां पे ऑब्जर्व किया कीजिए कि ये कह क्या रहे हैं, कभी ऐसा कोई घटनाक्रम आया है तो समझ में ये सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। यानी व्यवहार में हमारे इनके आचरण पर कभी केवल तभी चर्चा कर सकते हैं जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचार कर रहा हो, वैसे इनके उस पर चर्चा नहीं होगी। हटाने वाला प्रस्ताव तभी पारित होगा जब विशेष बहुमत वाला आएगा। ठीक है, यानी अमूमन चर्चा नहीं होती है जब हटाने के लिए हो, यानी इम्पीचमेंट या महाभियोग अगर इनका होना हो तभी चर्चा होगी। ठीक है, और महाभियोग का तरीका आपको पता होगा, विशेष बहुमत की प्रक्रिया के तहत इनका जो महाभियोग होता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगली हेडिंग में बताया गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कि भाई ये नियुक्त कैसे होते हैं। अब देखिए नियुक्त के मामले में यहां बताया गया है कि भाई मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इनके जो है परामर्श, विचार विमर्श के तहत ही लोग न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं।
अगर हम भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें तो इसमें परंपरा बनी हुई थी। हमारे यहाँ एक परंपरा ये चली आ रही थी कि वरिष्ठता के क्रम में जो न्यायाधीश होता था, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठता के क्रम में जो न्यायाधीश होता था, वही जो है सीजीआई बन जाता था। ठीक है, और जैसे रिटायर होता जाता था उसके बाद सेकंड नंबर पे जो होता था वो फिर सीजीआई बन जाता था। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। लेकिन ये परंपरा आपके देश में 2 बार टूटी भी है। कब टूटी है? 1973 में क्या था, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, लाइन में लगे हुए थे, और यहाँ पे चौथे नंबर वाला न्यायाधीश था, इसी को उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई बना दिया गया, यानी एएन रे को यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। वहीं 1975 में, यानी कि ये सब इमरजेंसी के टाइम में हुआ है, इमरजेंसी से पहले इमरजेंसी के टाइम में, यहाँ पर एक न्यायमूर्ति थे एचआर खन्ना, इनको पीछे छूटते हुए यहाँ पर न्यायमूर्ति एमएच बेग की नियुक्ति कर दी गई। तो इस तरह से यहाँ विवाद का विषय बन गया कि वास्तव में जो हमारी परंपरा चली आ रही है और आपने केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये जो है ये ऐसा कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं पर न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लग गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? न्यायपालिका प्रश्न चिन्ह लगने का रीजन ही है यहाँ पर। एक तो यहाँ पे प्रक्रिया चली आ रही है, उनकी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को तोड़ते हुए आप सीनियरिटी का ध्यान न रखते हुए आप नीचे से किसी व्यक्ति को उठा के सीजीआई बना दें, तो ऑब्वियस सी बात है जो वरिष्ठता क्रम में होंगे उन्हें तो खराब लगेगा ही लगेगा। वो भी ये बात सोचेंगे कि हमारी जो परंपरा है, हमारे नियम चले आ रहे हैं, उनको तोड़ा गया है। तो वही बात आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी 2 बार परंपरा टूटी है और दोनों बार परंपरा का जिक्र है। तो आप चाहें तो इसे नोट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी परंपरा क्या रही है इसे नोट करके आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, थोड़ा जो है शॉर्ट करके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो आपके यहाँ पर सीजीआई जो है वो राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यानी जो भी सीजीआई होगा उसकी सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो ये बात आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक अहम रोल है, सोचने वाली बात है यहाँ पर। और यही जो बातें होती हैं वो आपको यूपीएससी एग्जाम में फंसा देती हैं। यानी खास करके ये जो बातें हैं, ये कथन है, ये यूपीएससी एग्जाम में आपको फंसा देते हैं। क्यों फंसा देते हैं वो अभी आप जानेंगे। यहाँ पर एक बात कही गई है कि भाई राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने आर्टिकल 74 के बारे में पढ़ा होगा, अनुच्छेद 74 के बारे में, और आपने ये भी देखा है कि संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिमंडल की सलाह को बाध्यकारी कर दिया गया है। ये बात आपने पढ़ी है। ठीक है, ये बात आपने अभी कल ही पढ़ी है ये वाली कि भाई मंत्रिमंडल की सलाह से अलग राष्ट्रपति नहीं चल सकता है, उसको उसकी सलाह माननी ही पड़ेगी। हाँ, पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है एक बार, लेकिन पुनर्विचार के बाद वही सलाह आती है तो राष्ट्रपति को बाध्य रूप से माननी पड़ेगी। ये बात आपने पढ़ी है और आर्टिकल 74 में ये बात स्पष्ट रूप से ये बात यहाँ पे लिखी भी है संविधान में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो नियुक्तियां होंगी उसमें राष्ट्रपति अपनी मर्जी तो नहीं चलाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। यानी उनमें अपनी इसकी मर्जी तो होगी नहीं, यानी मंत्रिपरिषद की ही मर्जी होगी। मंत्रिपरिषद चाहेगी तो वही व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है ये, और ये लाइन लिख लीजिए आप। ठीक है, और इस लाइन को मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए कर दिया, आपके मन में होगा ये कैसे है, तो ये ऐसे है अनुच्छेद 74 के तहत। और आपने ये भी जान लिया संविधान संशोधन करके बाध्यकारी बना दिया गया है कि आपको मंत्रिमंडल की सलाह जो है, मंत्रिपरिषद की सलाह जो है लेनी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपनी सलाह से नहीं चल सकता है। ठीक है, यहाँ पर उसे जो है मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही पड़ेगी। और ऐसे में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनडायरेक्ट वे में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद कर रहा है। ठीक है, तो आप ये सेकंड पॉइंट और सेकंड का सब पॉइंट लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर काफी बार ये विवाद का मुद्दा भी बना है कि भाई सलाह का मतलब क्या है, परामर्श का मतलब क्या है। परामर्श कभी कभी ये कहा गया है भाई, इसमें मुद्दा 1982 से 1998 तक विवाद का वैसे यही बना रहा कि भाई जो परामर्श वाला रखा गया है, सलाहकार का मतलब क्या रखा गया। सलाह का मतलब ये भी हो सकता है राष्ट्रपति सलाह माने या ना माने। ठीक है, या फिर ये हो सकता है भाई न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति पे बाध्यकारी हो। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ विवाद का विषय भी इसमें रहा है। ठीक है, कि भाई न्यायालय का शुरू में न्यायालय का जो विचार था वो था मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। यानी 1982 में जो डिसीजन आया, जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई, उसके तहत ये डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो परामर्श का मतलब है, सलाह का मतलब है नियुक्ति के संदर्भ में, तो यहाँ पे सलाह मान भी सकता है या फिर नहीं मान सकता है राष्ट्रपति। लेकिन जब बाद में ही वो फिर से याचिका डाली गई है तो उसमें ये डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई सीजीआई की जो सलाह है वो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। ठीक है, माननी ही चाहिए, यानी कि माननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर एक नई व्यवस्था का फिर से जन्म हुआ है। क्योंकि ये देखिए आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजनों की समय समय पर समीक्षा करता रहता है, पुनर्व्याख्या भी करता है।
ये आपने सुना भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पर अपने डिसीजन दिए थे उनकी समीक्षा भी की है, पुनर्व्याख्या भी की है। तो ऐसा नहीं है कि एक जो डिसीजन दे दिया वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, यथावत रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है वहां पर अन्य जज आएँ और वो उसकी अलग तरह से व्याख्या करें, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद एक नई यहाँ पर परिपाटी चली। नई परिपाटी ये चली है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा। यहाँ पे अन्य जो एक तरीका निकल के आया, यानी ये अब विवाद सामने गहराया है, इस विवाद के बाद ये तरीका निकल के आया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो CJI है और वहां पर वरिष्ठता के क्रम में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी सलाह से कुछ नाम वो प्रस्तावित किए जाएंगे और फिर इन्हीं नामों में से राष्ट्रपति को जो है नियुक्ति करनी होगी। फिर यह तरीका निकल के आया। ठीक है, यानी कि बाद में जब इस तरह के विवाद आए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार में कहा कि भाई सलाहकारी है, तो सलाहकारी का मतलब बाध्यकारी हो नहीं, मान भी सकता है राष्ट्रपति, नहीं भी मान सकता, लेकिन अगली बार में अपने डिसीजन में कहा कि राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर से यही बात निकल के आई, क्योंकि राष्ट्रपति का पद एक गरिमामयी पद है और देश का जो पहला नागरिक होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर फिर ये तरीका ये वाला निकला कि भाई यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट आप लिख लेना, कौन सा पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट ये है, सर्वोच्च न्यायालय में नई व्यवस्था, यानी जिसमें मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सिद्धांत है सामूहिकता के सिद्धांत पर ये स्थापित है। ठीक है, और आपने ऊपर देख ही लिया है कि आजकल जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें खास करके मंत्रिपरिषद एक अहम भूमिका निभा रही है इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि आपको वहां पर उन्होंने तर्क भी दे दिया है क्यों निभा रही है, वो आपने वहां पर देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है न्यायाधीशों को पद से हटाना, यानी कि महाभियोग, यानी इम्पीचमेंट। अगर हम बात करें इन्हें हटाने की प्रक्रिया, तो आपने ये बात तो देख ली, इन्हें हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। अगर हटाने की प्रक्रिया आसान होगी तो ऑब्वियस सी बात है हर पार्टी यही चाहेगी कि जो जज हमारे फेवर में नहीं है, जो जज हमारे फेवर में डिसीजन नहीं दे रहा है, उसे तत्काल हटा दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें विशेष बहुमत की प्रक्रिया से इन्हें हटाया जा सकता है, और वो भी हटाने की कुछ कंडीशन है, कदाचार वगैरह, भ्रष्टाचार का आरोप हो, अयोग्यता वगैरह का आरोप लगे, ठीक है, तब उन्हें अपने उनके पद से हटाया जा सकता है। और एक विशेष बहुमत की स्वीकृति है, यानी कि संसद की आधे से अधिक संख्या और उसमें से भी 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 मत पड़े, तब यहां पर ये हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं हटाया जाएगा। तो यहां बताया गया जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता है। तो यहां पर अगर हटाने की बात कही जाए तो हटाने की यहां पे बताया गया है भाई कार्यपालिका, यहां बताया गया जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका इंपॉर्टेंट है, वहीं हटाने में यहां पर क्या है, विधायिका के पास शक्ति है। यानी कि यहां पर हटाने की शक्ति किसके पास है, विधायिका, क्योंकि संसद में वहां पे विशेष बहुमत से हटाया जा रहा है। तो इसलिए यहां पर आप जान लीजिए कि यहां पर ये कब हटाए जाएंगे, यानी कि जब विधायिका अपना विशेष बहुमत इस्तेमाल करेगी तब ये हटाए जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये लिख लिया होगा, पहले का सब पॉइंट ये आप लिख लेना, ठीक है, कदाचार साबित होने या फिर ये इसी दशा में हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसी में अगला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, न्यायाधीशों के विरुद्ध जो है आरोपों पर संसद के विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। ये पहले का सेकंड सब पॉइंट, ये नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात बताई गई है कि भाई न्यायाधीश को एक बार हटाने का प्रस्ताव आया है, यानी ऐसा नहीं है हमने देश में ऐसी कभी कंडीशन बनी नहीं हो, एक बार ऐसी कंडीशन बनी भी है, यानी कि एक न्यायाधीश को हटाने का प्रयास किया गया है। लेकिन वहां पे बताया गया कि मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दे दिया, लेकिन फिर भी हटाया नहीं जा सका, क्योंकि बात यह प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त करना भी यहाँ आवश्यक है, यानी सदन की जितनी सदस्य संख्या है उसका बहुमत मिलना चाहिए। उसके अलावा फिर उपस्थित लोगों का वहां पर 2/3 निकाला जाता है। ठीक है, तो उस समय ये नहीं हो पाया, तो इस वजह से न्यायाधीश ये हट नहीं पाए। यहां पर बताया गया है कि भाई ये न्यायाधीश कौन थे, ये न्यायाधीश थे बी रामास्वामी। इन पर आरोप ये था कि भाई यहाँ पर यानी कि 1991 में यहाँ पर पहली बार संसद में ये मुद्दा आया और यहाँ पर 108 कैंडिडेटों ने, सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए हस्ताक्षर किए, और बी रामास्वामी यहाँ पे न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति थे। इनका मामला यह था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की, यानी लेन देन, हेराफेरी, ये सब हुई। तो ऐसे करके 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई गई और जिसमें ये पाया गया कि भाई ये दोषी हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि भाई यहां पर इन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद में चल रही थी, लेकिन संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो सका। ठीक है, क्यों, महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत तो पड़े, लेकिन वहां पे कांग्रेस पार्टी जो है इसने मतदान में भाग नहीं लिया। यानी कि यहां पर क्या था, हमें आधी सदस्य संख्या चाहिए थी, आधी सदस्य संख्या हो ही नहीं पाई, क्योंकि वहां पे उस समय कांग्रेस जो थी वॉकआउट करेगी सदन से। यानी यहां पर क्या है, प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया, यानी जितनी सदस्य संख्या है 543 का आधे का समर्थन मिल जाता तो ये हट जाते। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो यहां पर क्या था, ये पेंडिंग में रह गए। तो ये एक बार मुद्दा आया है,
आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगली हेडिंग बताई गई है न्यायपालिका की संरचना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना है। एकीकृत का मतलब क्या है? एकीकृत का मतलब यहां पर यह है कि हमारे यहां जो कानून है वो एक जैसा है ऊपर से लेकर नीचे तक। यानी ऐसा नहीं है कि धारा 307 या धारा 302 जो कत्ल केस वाला है या हत्या का प्रयास वाले मामले हैं तो वहां पर निचली अदालत अलग डिसीजन सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक वहां पर डिसीजन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरा ढांचा सेम है। ठीक है, यानी आपका जो कानून वाला ढांचा बिल्कुल सेम है। इन सबके ऊपर सर्वोच्च में कौन है? आपका यहां पर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। यानी हमारी न्यायपालिका में ऐसा नहीं है, हर कानून निचले लेवल पर अलग कानून बने हुए हैं, सर्वोच्च लेवल पर अलग कानून बने हुए हैं। जैसे अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान में क्या है, जो आपके प्रांत हैं प्रांतों के अलग न्यायिक ढांचा है और जो सेंट्रल वाला न्यायिक ढांचा अलग न्यायिक ढांचा है, उनके अलग कानून है। ऐसा यहां पर बिल्कुल नहीं है, यहां पर एकीकृत है, यानी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसी न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, इन सब में सबके ऊपर क्या है यहां पर बताया गया, जैसे बताया गया यहाँ पे, यानी इसका अर्थ यह है विश्व के अन्य संघीय देशों में क्या है, इसके विपरीत भारत में क्या है, अलग से प्रांतीय स्तर पर न्यायालय नहीं है। जैसे अन्य देशों में, अमेरिका का एग्जाम्पल मैंने लिया था, यानी यहाँ पर भारत में न्यायपालिका की संरचना जो है पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर क्या, सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और इसके सबसे नीचे जिला न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। यानी भारत में इस तरह का पैटर्न अपनाया गया है। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, यानी सबसे पहले निचले अधीनस्थ न्यायालय से चलते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय में फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। फौजदारी आप जानते हैं, हल्के फुल्के झगड़े वगैरह। दीवानी का मतलब लेन देन से संबंधित। इसके बाद ये सबसे निचली अदालत होती है अधीनस्थ वाली, इसके ऊपर जिला अदालत आती है। यहाँ पर जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है या फिर निचली अदालतों के फैसलों पर अपील की कार्रवाई करती है ये, यानी इसकी फैसले से अधीनस्थ न्यायालय ने जो फैसले दिए हैं इसके फैसलों पर यहाँ पर जो अपील यहाँ पर होती है। या फिर गंभीर किस्म के आपराधिक मामले होते हैं, इन पर फैसला लेती है जिला अदालत। इसके ऊपर बढ़ने पर क्या आ जाती है, इसके ऊपर बढ़ने पर आ जाती है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या है, इसके जो फैसले हैं इनकी अपील को सुनती है और मौलिक अधिकारों को बहाल करने वाली रिट जारी करती है। अनुच्छेद 226 के तहत इसे पावर दी गई है कि मौलिक अधिकारों को बहाल करने वाली रिट जारी कर सकती है। इसके अलावा राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमे इनका निपटारा कर सकती है। अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, यानी ये आपके नीचे अदालतें इनका जो है पर्यवेक्षण करती है समय समय पर। ठीक है, नियंत्रण करती है, नियंत्रित करती है इन्हें। इन सब के ऊपर हाईकोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, यानी सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं इसके फैसले। और यहाँ बताया गया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। किसी अदालत का मुकदमा जो अपने पास मंगवा सकता है, या फिर किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे दूसरे अदालत में ट्रांसफर करवा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। तो आपने पूरा न्यायिक ढांचा आपने देख लिया, आपके सामने न्यायिक ढांचा आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है ये बताया गया है भाई सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर हस्तक्षेप करेगा, वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्षेत्राधिकारों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया है, आपके संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही जो है सर्वोच्च न्यायालय अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हम देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्षेत्राधिकार है इसका मौलिक वाला। तो यहाँ पर मौलिक में कौन कौन सी आ जाती हैं, संघ और राज्यों के बीच में या फिर विभिन्न राज्यों के बीच में जो विवादों का निपटारा होता है वो इसके मौलिक क्षेत्राधिकार में आता है। अपीली क्षेत्राधिकार में क्या कौन कौन से आ जाते हैं, दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे वगैरह हैं, ये अपीली में आ जाते हैं। सलाहकारी में क्या मतलब क्या, जब जनहित याचिकाएं वगैरह डाली जाती हैं या कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह जब देनी होती है अनुच्छेद 143 के तहत, आपको ये तो पता होगा, आर्टिकल 140 के तहत जो है यहाँ पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर सलाह ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये बात। तो यहाँ पर जो है सलाहकारी वाली प्रवृत्तियां हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं। रिट वाले अधिकार, रिट वाले अधिकारों में क्या है, यानी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो वहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार प्रख्यात जारी करने का अधिकार है। ठीक है, रिट जारी करने का अधिकार है इसे अनुच्छेद 32 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगले विशेषाधिकार कुछ मिले हुए हैं, यानी कि भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले की या फिर दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत ये अपील पर सुनवाई भी करने की शक्ति है। यानी कि किसी अदालत ने फैसला दिया भारत की और वहां पे स्पेशल पिटीशन डाली गई हो तो वहां पे फैसला वहां पे सुनवाई करने का अधिकार भी है इसे। ठीक है, तो ये कुछ है इसके पास जो आपने अधिकार देख लिए, यानी कि ये अधिकार लिख लेना, मौलिक कौन से हैं, अपीली कौन से हैं, सलाहकारी कौन से हैं और रिट वाले कौन से हैं, विशेषाधिकार कौन से हैं। ठीक है, ये लिख लेना, ये अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए आगे इसमें क्या किया है, यहाँ पर इन्हें थोड़ा विस्तारित करके बता दिया है। यानी अभी आपने जो क्षेत्राधिकार देखे थे सुप्रीम कोर्ट के, वही क्षेत्राधिकार यहाँ पर इसको थोड़ा और व्याख्या करके बताया गया है। जैसे मौलिक क्षेत्राधिकार है,
देखिए मौलिक में आपने ऊपर पढ़ लिया था कि यहाँ पर ये जो केंद्र और राज्य के बीच के जो विवाद हैं उन विवादों की सुनवाई करता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर जो इस तरह के क्षेत्राधिकार में जो मुकदमे आते हैं उन मुकदमों में सुनवाई जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यानी वहाँ पर उन मुकदमों को लेकर सीधे व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। व्यक्ति से अभिप्राय यहाँ पर राज्य है, ठीक है, यानी केंद्र राज्य में कोई, यानी संघ में और राज्य में कोई विवाद है तो उस विवाद को लेकर ये जरूरी नहीं है कि राज्य जो है नीचे स्टेप फॉलो करे कि भाई पहले हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी यहाँ पे बताया गया कि ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर संघीय संबंधों से जुड़े जो मुकदमे होते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान है इसके तहत। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एक निर्णायक की भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर रीजन यही है कि विवाद जब उठते हैं तो विवाद उठने का रीजन ये है कि केंद्र राज्यों के बीच जो परस्पर कानूनी विवाद उठते हैं, कानूनों को बनाने को लेकर विवाद उठते हैं, तो यहाँ पर वही सब चीज़ बताई गई है कि ये सब चीज़ें क्या है, मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। डायरेक्ट कहाँ पर होगी सुनवाई, इनकी सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर न केवल विवादों को सुलझा रहा है बल्कि संविधान में जो दी गई संघ राज्यों की शक्तियों का बंटवारा है इसकी भी व्याख्या करता है। काफी बार क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सरकार बैठी हो बहुमत वाली, प्रचंड बहुमत वाली, और ऐसा कोई राज्य है जहां पर उसकी पार्टी की सरकार नहीं है, ऑब्वियसली बात है हस्तक्षेप होगा। तो ऐसे में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बना देती है तो उस समय राज्य जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर व्याख्या करेगा, बताएगा कि भाई संविधान में जो संघ की ताकत है क्या है, राज्य सरकारों की शक्तियां कितनी है, इनकी व्याख्या भी ये करता है। तो ऐसे करके मौलिक क्षेत्राधिकार इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार है। रिट वाला आपने देख लिया, रिट में यहाँ पर बताया गया है किस किस के जरिए रिट में जा सकता है, वो भी आपने देख लिया है यहाँ पर, ठीक है। अपीली क्षेत्राधिकार, देखिए अपील वाला थोड़ा देख लीजिए। अपीली क्षेत्राधिकार थोड़ा यहाँ पे विवाद वाला, विवाद का मतलब क्या है, पहली लाइन में तो यहाँ पे बताया गया है कि आप तभी अपील कर सकते हैं जब उच्च न्यायालय परमिशन दे। यहाँ पे पहली लाइन में तो यही बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक तो अपील का उच्चतम न्यायालय है और कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लगा दिया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। यहाँ पे ये बात लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर इसके बात का खंडन भी किया गया है एंड में। ये देखिए यही चीजें देखने लायक होती हैं। वास्तव में कभी कभी अभ्यर्थी जो है एकदम कमेंट कर देते हैं, सर आपने जो है आलोचना की, आलोचना नहीं की है मैंने, ये वास्तव में खामियां हैं और उन खामियों का जिक्र खुद एनसीईआरटी खुद करता है। तो यहाँ पर एक बात तो ये कह दी गई है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में तभी अपील होगी जब यहाँ पर जो नीचे वाला यानी कि हाई कोर्ट जो है प्रमाण पत्र प्रमाणित करके दे देगा कि ये मुकदमा जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, ठीक है। यानी कि गंभीर मामला है, यहाँ पर उलझा हुआ मामला है। जैसे यहाँ बताया गया फौजदारी के मामले में निचली अदालत ने फांसी दे दी है तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और यहाँ पे बताया गया यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील का आज्ञा ना दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील स्वीकार कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो बातें आ गई, दो बातें विरोधाभास वाली हैं। यानी कि पहली बात में तो आपने देख लिया कि बिना हाई कोर्ट की मर्जी के, प्रमाणित करने की मर्जी के ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। और नीचे साफ साफ कह दिया कि भाई अगर आज्ञा नहीं भी दे रहा हाई कोर्ट, फिर भी यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्ति चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। यानी कि फाइनली ये मान लीजिए कि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है कि हाई कोर्ट बीच में आए या ना आए। अगर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई जो कंडीशंस हैं या फिर जो जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बंदा आया है और ये जायज़ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है, यानी वो अपने विवेक, अपने संज्ञान को लेकर, अपने संज्ञान में रखकर उस चीज़ों को देखते हुए कि हाँ भाई मौजूदा परिस्थितियों में ये जो मुद्दा है समाज से जुड़ा हुआ है या फिर गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषयों पर है, तो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर हाई कोर्ट अपना जो प्रमाणित करके दे, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ऐसे करके यही चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर जैसे सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पुनर्विचार करेगा, उनके कानूनी मुद्दों की दोबारा जाँच करेगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुकदमे वगैरह होते हैं, इनकी जो सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन वगैरह होते हैं उनका पालन जो है यहाँ पर इसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाई कोर्ट वगैरह, उन सबको मानना पड़ता है। ये बात आप जानते हैं। इसके अलावा सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, सलाह का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 143 यानी 141 के तहत सलाह देने का अधिकार जो दिया गया है संविधान में। तो यहाँ पर कोई मान लीजिए लोकहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोकहित का मतलब कोई जनता से रिलेटेड मुद्दा है डायरेक्ट का, तो वहाँ पर वो सर्वोच्च न्यायालय से ये कानूनी परामर्श लेने का अधिकार है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मुद्दे पर सलाह दे भी सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर बताया गया सर्वोच्च ऐसे किसी सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही सर्वोच्च राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य है, ठीक है।
यानी यहाँ पर साफ साफ क्या गया कि भाई या तो यहाँ पर ना तो सर्वोच्च न्यायालय, जरूरी नहीं है सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपनी सलाह दे ही दे, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय ने मान लो सलाह दी है तो राष्ट्रपति से माने ही माने, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई जो आर्टिकल 143 के तहत सलाह लेने का जो प्रावधान है राष्ट्रपति का, उसमें जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह दे ही दे, और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई राष्ट्रपति जो दी हुई सलाह उसे माने। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, इसे आप लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सलाह वगैरह क्यों ली जाती है। सलाह लेने का कुछ रीजन है। रीजन ये है कि तमाम कानून बनाए जाते हैं, तो कानून बनाए जाते हैं, सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह ले लेती है तो उसका फायदा ये मिल जाता है, वो कानूनी दावपेच से बच जाते हैं। यानी मान लीजिए कोई कानूनी विवाद है, यानी मान लीजिए कोई सरकार ने कानून बनाया और फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, लोग लेकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, ये भाई संविधान का उल्लंघन है, और सुप्रीम कोर्ट में वहां पर लगा दिए 1 या 2 साल, तो फिर कानून बनाने की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी। इन कानून बनाने की जो तत्कालिक प्रासंगिकता है वो तो फिर बेकार हो जाएगी। तो पहले सरकार जो कंसल्ट कर लेती है सुप्रीम कोर्ट से कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो, और अगर चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देता है तो उनमें संशोधन का प्रावधान कर भी लेता है, यानी विधेयक में समुचित संशोधन भी कर लेती है गवर्नमेंट। तो ऐसे क्या है, कानूनी दावपेच से ये बच जाती है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ आपको कुछ चीज़ें और बता दूं मैं। अनुच्छेद 137 यहाँ पर ये अपने सुनाए हुए निर्णयों की समीक्षा करता है। ठीक है, यानी इनका पुनरावलोकन करने की सी शक्ति है। बार बार जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन सुनाया, जैसे आपने ऊपर ही देखा कि पहले ये डिसीजन दिया गया 1982 में कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट के में नियुक्ति वगैरह होगी उसमें परामर्श करना होगा। परामर्श जो राष्ट्रपति को बाध्यकारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। राष्ट्रपति को परामर्श बाध्यकारी नहीं है, केवल सलाहकारी प्रवृत्ति का है। अगली बार ये कर दिया गया 1998 में कि बाध्यकारी होगा। तो ये क्या पुनरावलोकन ही तो हुआ है, यानी पहले की अपनी जो आदेश था, पहले जो निर्णय था उसका पुनरावलोकन तो दोबारा किया है। तो ये पुनरावलोकन करने की शक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 137 के तहत होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगला यहाँ पे आर्टिकल है अनुच्छेद 144। ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप लिख लेना। इसमें बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जो है उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, यानी इसके गाइडलाइन के अंतर्गत ही ये लोग कार्य करेंगे। यानी आपके सिविल में कार्य करने वाले या फिर न्यायिक जो प्राधिकारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। ये अनुच्छेद 144 में ये बात साफ साफ बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ने पर वही सब चीज़ें हैं। अगली बात ये बताई गई कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो सभी भारत के सभी जो न्यायालय हैं सब पर बाध्यकारी हैं और सब पूरे देश में लागू होंगे। आपने देखा होगा पूरी बुक जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अपने जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, और उनको आधार बनाकर हाई कोर्ट वगैरह या फिर अधीनस्थ न्यायालय वगैरह उनको आधार बनाकर जो है यहाँ पर अपने जजमेंट वगैरह देता है। इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसले दे रहे हैं तो वो खुद मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए 1 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसा फैसला दिया, मान लीजिए 1998 में कोई फैसला दिया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को नेगेटिव पक्ष में देखा, नेगेटिव पक्ष उसमें उसका दिया, अगली बार उसने जो है उसका पॉजिटिव पक्ष में फैसला दे दिया, ये भी हो सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय अपना जो फैसला दिया उसे पलट नहीं सकता है, इसकी समीक्षा कर सकता है, इसे पलट भी सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो अवमानना वगैरह, अवमानना का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो अवमानना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अनादर करते हैं, उनको दंडित करने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है। ये बात आप पहले भी लिख चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये आपने कुछ बातें हो गई। अब अगली जो हेडिंग है वो है न्यायिक सक्रियता, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म। ये होता क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब, एक्टिव का मतलब आप समझिएगा, सक्रिय होना। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म खास करके आपका PIL से जुड़ा हुआ है। PIL का मतलब आप जानते होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर जैसे हम सोशल एक्शन लिटिगेशन कहते हैं, यानी कि सामाजिक व्यवहार याचिका भी कहते हैं। ठीक है, तो खास करके जो ये इस तरह की जब याचिकाएं जब आई हैं तब यहां पर ये एक तरह से न्यायिक सक्रियता वाला पहलू सामने निकल कर आया है। न्यायिक सक्रियता को थोड़ा और आसान भाषा में समझा देते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? रोल सुप्रीम कोर्ट का यही तो है कि कोई व्यक्ति जब जाएगा तभी तो अपना डिसीजन लेगा। ये तो रोल आपने ऊपर पढ़ लिया कि भाई कोई व्यक्ति वहां पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएगा तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपना डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे तबके हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तो दूर जिला कोर्ट तक पहुंचने में मुश्किल है, यानी उनके पास पैसा ही नहीं है, ना वकील कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ गरीब समूह हैं जिनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, सामाजिक व्यवहार याचिका है, वो इन्हीं समूहों के लिए, कोई मान लीजिए समाज सेवक वगैरह है, वो इन्हीं समूहों के से या समाज से जुड़े हुए मुद्दों के लिए ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान में लेकर इस पर कार्यवाही करता है। तो ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट की एक तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ जाता है, न्यायिक रूप से सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने की पावर हुई है।
स्वतः संज्ञान का मतलब समझ रहे हैं? आपने देखा होगा कि कई बार अखबारों में पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाने राज्य को फटकार लगाई कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने फलाने मुद्दे को लेकर, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने आप में पावर है। जैसे अखबारों वगैरह मुझे लगता है अखबारों में ऐसे कोई मैटर आ रहे हैं जिन पर राज्य सरकार समुचित कार्रवाई नहीं करे तो सुप्रीम कोर्ट उन पर एक्शन ले लेता है, ठीक है, खुद भी एक्शन ले लेता है। तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ये न्यायिक सक्रियता से जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति वहां पे पहुंचे ही पहुंचे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दायरा अब इतना बढ़ा दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो जो चर्चे यानी मुद्दे चर्चा में रहते हैं, मुद्दे अखबारों में सुर्खियों में रह रहे हैं, और मान लीजिए राज्य सरकार उन पर पक्षपात कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें स्वतः संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, यहां पर यही बताया गया है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता खास करके जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन के जरिए ये यहां पर देखने को मिलता है शुरुआत में। जैसे आपने देखा है कि न्यायपालिका ने बंद और हड़ताल को फैसले को अवैध करार दे दिया है। यानी ये आप ध्यान रखना कि न्यायपालिका इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। बंद या हड़ताल जो लोग कहते हैं कि बंद, सरकार के विरुद्ध बंद का आह्वान, ये ठीक है, ये से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है। अब ये बताया गया है कि भाई जनहित याचिका स्टार्ट कैसे हुई। स्टार्ट करने का रीजन बताया गया है कि भाई याचिका है क्या, ये शुरू कब हुई। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को बताया कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति अदालत जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहां पर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन होने के बीच में या फिर विवाद किन्हीं व्यक्तियों के बीच फंसने के में दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन 1979 में यहां पर एक केस देखने को मिला। यहां पर क्या है, एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई हुई जहां पर पीड़ित व्यक्ति स्वयं नहीं गया है, बल्कि उसकी ओर से किसी और ने वहां पर एक याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है। तो ऐसे करके वहां पर जनहित याचिकाओं की एक यहां पर परिपाटी शुरू हो गई। जनहित याचिकाओं की एक कह सकते हैं यात्रा शुरू हो गई है, और ऐसे करके तमाम लोगों ने फिर जनहित याचिकाएं डाली हैं, खास करके अपने आसपास मौजूद उन समूहों के लिए जो समूह अपनी बात स्वयं रख नहीं सकते थे। ठीक है, तो इन मुकदमों को क्या है, जनहित याचिका, क्योंकि इनमें लोगों का हित जुड़ा हुआ है, समाज का हित जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक मुद्दा गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय में कैदियों के अधिकार के संबंधित मुकदमा पड़ा। ठीक है, तो ये सब मुकदमे जो लाए गए क्या थे, जन सेवा या फिर लोगों की जो समाज सेवा की भावना से लाए गए थे मुद्दे। तो इन सबको जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और वास्तव में जनहित याचिका जो है ये न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन बन के रह गया। यानी क्यों बात यह है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये मौका मिला कि वह स्वतः संज्ञान में लेकर इन मुकदमों को निपटा सके। क्योंकि मान लेते हैं, आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल से नॉर्मल की वकील की फीस वो भी 1 लाख से ऊपर होती है। नॉर्मल से नॉर्मल वकील आप उठा लें तो महंगे महंगे वकील हैं, उनकी तो 20-25 लाख से ऊपर है एक हियरिंग की फीस। तो ऐसे में आम आदमी तो जा नहीं सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर समाज से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, लोकहित के जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उनके संबंधित तमाम समाज सेवक वगैरह हैं वो ऐसे मुद्दों को डालते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, उन पर सुनवाई करता है, डिसीजन लेता है। तो ये न्यायिक सक्रियता का दायरा जो बढ़ गया, जनहित याचिकाओं के पहुंचने से बढ़ गया है, ये बताया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वही बात बताई गई है, न्यायपालिका जो ऊपर मैंने बताया स्वतः संज्ञान, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी ताकत है कि वो स्वतः संज्ञान में लेता है। अभी आपने देखा होगा एक जगह क्राइम हुआ एक राज्य में, राज्य का नाम नहीं लूंगा मैं, तो उस क्राइम में मीडिया में एकदम बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा वो क्राइम, और एक रेप का क्राइम था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा। तो तत्काल जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें तुरंत संज्ञान में लिया और अपने अधीक्षण में अधीन ने ले लिया कि भाई हम इसकी जांच करेंगे पूरी। ठीक है, न्यायिक जांच करेंगे पूरी। तो ये सब चीज़ें हैं, अखबार में छपी खबरों, डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर विचार कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो कर रहा है वो न्यायिक सक्रियता के रूप में ही कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई जनहित याचिकाएं कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई। 1979 में जनहित याचिकाएं जो होती हैं वो बिहार जेल में सबसे पहले आई। यहाँ पर क्या था, कुछ कैदियों को बहुत लंबी अवधि तक बंदी बनाकर रखा गया था जबरन, जबकि अगर उन्हें वास्तव में जो है सजा दी जाती, उन्हें जो है उन अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और अगर उन्हें उनमें सजा दी जाती तो उतनी लंबी टाइम तक वो गिरफ्तार नहीं रहते। ठीक है, तो ऐसे करके वहाँ पर एक वकील ने याचिका दायर की और इसमें सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चला। ठीक है, और ये पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। और ये पहली जनहित याचिका जो थी, इसका नाम, मुकदमे का नाम था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये पहली जनहित याचिका थी ये वाली आपकी। ठीक है, 1980 में एक जनहित याचिका और पड़ी। ये जनहित याचिका थी आपकी तिहाड़ जेल, दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वहाँ पर थी। तो वहाँ पर एक बंदी ने पत्र लिखकर एक याचिका डाली, एक मतलब अपना लिखा वर्णन कि भाई यहाँ पर यातनाएं दी जाती हैं। यानी यातनाओं का मतलब क्या है, वहाँ पर टॉर्चर किया जाता है जेल में। यानी हमें सजा तो दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने, उसके बाद भी जेलर वगैरह जेल के अधिकारी हमें टॉर्चर करते हैं, समान भी व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। तो ऐसे करके जनहित याचिकाओं की यहाँ पे परिपाटी स्टार्ट हो गई कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट खुद एक एक्शन ले रहा है, न्यायिक रूप से सक्रिय होकर यहाँ पे समाधान कर रहा है। तो ऐसे करके तमाम जनहित याचिकाएं पढ़ने लगी। तो इसका लाभ ये मिला कि भाई गरीब, शोषित, वंचित तबके, उनकी आवाज़ भी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाने लगी। दूसरा इसकी हानि, यानी इसका देखिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये हुआ कि जब जनहित याचिकाएं एक्सेप्ट की जाने लगी
तो फिर क्या हुआ, कार्यभार बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट में वही जाते थे जो भाई जिनके पास पैसा होता था, लेकिन अब जब जनहित याचिकाएं एक्सेप्ट की जाने लगी तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट में भार बढ़ गया। भार बढ़ने का मतलब ये था मुकदमों की सुनवाई में, उनके जजमेंट में टाइम लगने लगा। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई न्यायालय के अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया, जैसे शुद्ध हवा पानी, जीवन की रक्षा के आधार के अधिकार के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि भाई यहाँ पर तमाम समाज सेवकों ने उन समाज के कुछ वर्गों के लिए आसानी से अदालत शरण नहीं ले सकते थे, उनके लिए भी रुचि दिखाई। तो ऐसे करके यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें व्याख्याएं आपको दे दी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई न्यायिक सक्रियता जो है इसने राजनीतिक व्यवस्था पर कैसा असर डाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यायिक सक्रियता का जो पहलू सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया, इसका असर ये हुआ जो कार्यपालिका बिल्कुल उदासीन बनी हुई थी, कार्यपालिका बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाह रही थी, उसकी जवाबदेहिता भी सुनिश्चित कर दी गई। यानी कि उसको भी बताना पड़ा कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे तमाम बार आपने देखा होगा, तमाम बार कुछ गलत हो रहा होता है, राज्य आंखें मूंदे खड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फटकार लगाते हैं। अखबारों में पढ़ा होगा कि फलाने राज्य को फटकार लगाई गई, आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं सही से चला रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो मतलब इन फटकारों से क्या होता है, राज्य सरकार थोड़ी चेत जाती है। चेतने का मतलब क्या होता है, अलर्ट हो जाती है और उस काम को जो अच्छे से निपटाती है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए बाध्य हुआ, और इसके अलावा चुनाव प्रणाली को ही यहाँ पर मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। जैसे न्यायालय ने क्या कर दिया है, आपको पता होगा कि जो प्रतिनिधि हैं उनको संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यता ये सब अपनी शपथ पत्र में भरनी होती है, ठीक है। जिससे क्या है कि लोग अपने अनुरूप जिन्हें अच्छा लगता हो जो प्रतिनिधि, उसे चुनाव कर सकें उनका। इसके अलावा वही चीज़ें हैं कि भाई नकारात्मक पहलू यही निकल के आया कि इनका न्यायालयों का काम बढ़ गया। काम बढ़ने से क्या हुआ कि भाई ऑब्वियस सी बात है जजमेंट में डिले होने लगा। अगली सबसे इंपॉर्टेंट नकारात्मक पहलू इसका क्या निकल के आया, अगला नकारात्मक पहलू ये निकल के आया कि जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए जो पहले सरकार आपको पता होगा संविधान के जरिए सरकार के सभी अंगों में एक बैलेंस रखा गया है, यानी कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब जुडिशियल एक्टिविज्म का यहाँ पर एक जो निकल के आया प्रावधान, इसके जरिए जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा है वो बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है बढ़ गया, भाई न्यायिक रूप से सक्रिय है तो वो स्वतः संज्ञान ले रहा है, काम कर रहा है। तो ऐसे में विधायिका, कार्यपालिका, इनके बीच अंतर धुंधला हो गया। यानी कि न्यायपालिका अब हर चीज़ का हल आदमी क्या देखता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये बात जानते हैं, हर व्यक्ति का कोई बात होती है सीधा न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। यानी कि जो काम कार्यपालिका कर सकती थी, जिस काम को कार्यपालिका करना चाहिए कार्यपालिका को, अब वो काम न्यायपालिका निपटा रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे में अतिक्रमण तो हुआ ही हुआ है, अब मजबूरी है। मजबूरी ये है कि भाई यहाँ पर कार्यपालिका काम कर निपटाने से सक्षम ही नहीं है, तो ऐसे में न्यायपालिका को उतरना पड़ा। लेकिन ये है संविधान के खिलाफ। यहाँ साफ साफ इस किताब में भी कहा गया है ये संविधान के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी मजबूरी है। जैसे बताया गया है कि वायु, ध्वनि प्रदूषण, भ्रष्टाचार के मामले, चुनाव सुधार का करना, ये न्यायपालिका के काम नहीं है। वास्तव में यार न्यायपालिका की नहीं है, यानी कि ये सभी कार्य विधायिका की देख में प्रशासन को करने चाहिए। अब चूंकि आप जानते हैं विधायिका पूरी भ्रष्ट है, भाई विधायिका अपने में मगन है, विधायिका देख ही नहीं रही है। तो ऐसे में ये दायित्व बनता है सुप्रीम कोर्ट का कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज में ऐसा कोई घटना घटित ना हो जिससे लोगों का न्याय से विश्वास उठ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ उतरना पड़ा है। यहाँ बताया गया है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों को, क्षेत्राधिकार का सम्मान करे, लेकिन न्याय सक्रियता जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंचा सकता है। आघात तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अब आघात पहुंचा क्यों रहा है, क्योंकि इनके कुछ कर्म खराब हैं। कर्म खराब होने का मतलब क्या है, विधायिका में आप जानते हैं पूरे भ्रष्ट लोग आ गए हैं। अब वो भ्रष्ट लोग हैं, वो सुधारने नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, फिर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कभी कभी आप देखेंगे, यहाँ पर आप तमाम जो चिंतक हैं वो राय अपनी देते हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे करके कहीं ना कहीं जो संवैधानिक निर्देश थे, संवैधानिक निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। वास्तव में उल्लंघन ही है, लेकिन हाँ मजबूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल उदासीन हो जाएगा तो यकीन मानिए अभी जो कानूनी व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में या डर में चल रही है वो भी ध्वस्त हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, राज्य उदासीनता दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना जरूरी है। अगली हेडिंग आपकी जो है ये है न्यायपालिका और अधिकार। इन न्यायपालिकाओं के कौन कौन से अधिकार हैं वो हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार तो ये है मौलिक अधिकारों जो है उनकी रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत। यानी आप जानते हैं, यानी मौलिक अधिकारों का हनन होने पे कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरबार खटखटा सकता है, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट का दरबार खटखटा सकता है। इसके अलावा अगला इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है सुप्रीम कोर्ट का, अनुच्छेद 13 वाला है। इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून इसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है और लागू होने से रोक सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि तमाम कानून हैं, तमाम कानूनों को सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर खारिज कर देता है कि भाई संविधान के अनुरूप नहीं है, संवैधानिक नियमों का जो संवैधानिक का जो पालन नहीं कर रहे हैं, इस अनुरूप नहीं है, तो इस वजह से इन्हें निरस्त कर देता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अब देखते हैं कि भाई इसमें विवाद, ऑब्वियस सी बात है, जब अब यहाँ पर कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट उस पर खंडन करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे गैर संवैधानिक घोषित कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है टकराव तो होगा, यानी विधायक का, कार्यपालिका, इन सबका टकराव तो आपस में सुनिश्चित है ऐसे में। तो ऐसे में आगे क्या प्रावधान निकलता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षक और दूसरी ओर संविधान का व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। यानी अनुच्छेद 13 जो है ये वास्तव में संविधान का जो दूसरा प्रावधान है ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है कोई चीज संवैधानिक कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है तो उसे ये खारिज कर देगा, निरस्त कर देगा। ठीक है, मान लीजिए कोई कानून है, सरकार कोई कानून ऐसा लेकर आई जिसके जरिए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो या व्यक्ति का कोई जीवन या रक्षा का अधिकार का हनन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को तुरंत निरस्त कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करती है और वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है उसे गैर संवैधानिक घोषित कर देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है, ये कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि संविधान में ही निहित है, लिखा हुआ है, आपके भारत के संविधान में ये बात कही गई है कि भाई मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को निरस्त कर सकता है, तो उस आधार पर इसकी जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की वो बढ़ जाती है। ठीक है, नहीं हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि भाई मूल अधिकारों को अगर खत्म करने वाला कोई कानून है, मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय क्या है, किसी कानून को निरस्त कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली स्थिति बताई गई है, अगली स्थिति बताई गई कि कब न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति दोबारा प्रयोग करता है। ठीक है, ये संघीय संबंधों के मामले में करता है। संघीय संबंधों के मामले में क्या है, आपने पढ़ा है कि हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है। बंटवारा आप जानते हैं, संघीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघीय सूची में संघ बनाता है कानून, राज्य सूची में राज्य बनाते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में राज्यसभा अगर परमिट कर देती है तो केंद्र सरकार बना सकती है। समवर्ती में दोनों बनाते हैं। मान ली पहले राज्य को प्रायोरिटी दी जाती है, राज्य का कानून अगर मान लेते हैं, राज्य से कोई टकराव है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का मान्य होता है, सुप्रीम कोर्ट बोला हूँ, सरकार संघ का मान्य होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी पे आ जाती है और राज्य सूची पे कानून बना देती है, तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है राज्यों की शक्तियों का हनन तो होगा ही होगा। राज्य जो है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर न्यायालय को ये लगता है कि भाई ये जो कानून बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, संघ द्वारा, तो उसे वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत ही ये कर रहा है। ठीक है, यानी इसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मिली हुई है, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिली हुई है, इसके जरिए ही ये कर रहा है। यानी कि ये खास करके संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल कोई चीज होती है उसको ये रोक देता है। ठीक है, यानी वहाँ बताया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी यही लागू होती है। यानी राज्य की विधायिका अगर ऐसा कोई कानून बना दें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों का उल्लंघन कर रहा हो या फिर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा हो, तो उसे भी ये निरस्त करने का अधिकार है। किसको, सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि ये केंद्र सरकार, संघीय सरकार पर भी लागू होता है और राज्य सरकारों पर भी यही लागू होता है। अब देखिए यहाँ पर अगली बात है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अगली बात बताई गई है कि भाई इसका मतलब यही है कि ये न्यायपालिका जो विधायिका द्वारा पारित कानून है, इनकी संविधान की ये व्याख्या भी कर सकती है। ये बात हकीकत है। यानी कोई मान लेते हैं मतभेद होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है अंतिम व्याख्याकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम व्याख्या करता है कोई मतभेद होने की स्थिति में। इसके अलावा यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होने की वजह से क्या हुआ है कि भाई ये विधायिका के द्वारा पारित कानून है, इनकी ये व्याख्या भी कर सकता है। मान लीजिए कहीं लगता है कि भाई विधायिका इसे संतुष्ट नहीं कर पा रही है, तो वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी व्याख्या कर सकता है, ये अधिकार है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, जैसे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त, इन कामों पर प्रतिबंध भी लगाया है। ये सब चीज़ें यानी कि इन सबसे अर्थपूर्ण बना दिया है। ये सब बताया गया, जेल के अंदर कैदियों की आंखें वगैरह फूटी गई, यानी टॉर्चर वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ, आंखें वगैरह फूट गई ऐसे में। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन वाली शक्ति है वो बहुत कारगर रही है, यहाँ पर ये समझाया गया है। लेकिन जो चीज़ कारगर रहती है वो कहीं ना कहीं एक सरदर्द भी क्रिएट करती है, वो यहाँ पे बताई गई है। यहाँ अगली हेडिंग आपकी जो है न्यायपालिका और संसद। ऑब्वियस सी बात है, जब न्यायपालिका अपने जो कहा जाए न्यायपालिका अपने दायरे से बढ़कर काम करेगी तो ऑब्वियस सी बात है टकराव तो होगा ही होगा। यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया। यानी कुछ लोग जो थे विधायिका के दम पर, कार्यपालिका के दम पर अपनी मनमर्जी कर रहे थे, उन पर अंकुश तो लगाया ही लगाया है। लेकिन फिर भी ये बताया गया इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे अब इसके दायरे में ला दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियाँ,
यानी राष्ट्रपति राज्यपाल अपनी शक्तियां बढ़ चढ़कर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उन पर कह सकते हैं उन पर अंकुश लगाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं हम कि भाई मतभेद क्रिएट हो गया। जैसे मतभेद क्रिएट होने में क्या हुआ है, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, एक न्याय के लिए स्थापना के लिए जो कार्यपालिका संस्थाएं हैं ये देखा कि भाई कार्यपालिका ढंग से काम नहीं कर रही है, तो उन पर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए, जैसे सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। जैसे नरसिंह राव सरकार में पेट्रोल पंपों का जो आवंटन था अवैध तरीके से हुआ, उस पर सीबीआई जांच बिठा दी, ठीक है। भ्रष्ट राजनेताओं के विरुद्ध जांच के आदेश दे दिए। इसके अलावा यहाँ पर इन सब चीज़ों के होने की वजह से क्या हुआ, जो सीमित बंटवारा और अवरोध संतुलन था, ये जो संतुलन था कहीं ना कहीं ये प्रभावित जरूर हुआ है। प्रभावित होने का रीजन है यानी सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे काम कर रहा है कि जिससे कार्यपालिका विधायिका पर अंकुश लग रहा हो, ऑब्वियस सी बात है वो शक्ति संतुलन के बंटवारे के विपरीत ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि मान लीजिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई कि सरकार के प्रत्येक अंग का स्पष्ट कार्य क्षेत्र है, ये बात सभी जानते हैं। संसद कानून बनाने का, संविधान का और जो संविधान संशोधन करने का में सर्वोच्च है, यानी यहाँ पे संसद को क्या है, कानून बनाने का अधिकार है और संविधान संशोधन करने का सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने, ठीक है, और न्यायपालिका क्या करती है, विवादों को सुलझाने का कार्य करती है, ठीक है। और इस विभाजन के बावजूद भी टकराव होते हैं, ठीक है, यानी इस विभाजन के बावजूद भी जो टकराव हैं वो भारतीय राजनीति की विशेषता रहे हैं, ये साफ साफ बॉक्स में लिखा हुआ है। और टकराव क्यों हुए हैं वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे बताया गया है, संविधान लागू होने के बाद आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार जो था, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में रखा गया था, ये टकराव का विषय रहा। टकराव का विषय इसलिए रहा क्योंकि बात ये था कि अनुच्छेद 31 में होने की वजह से, मौलिक अधिकार होने की वजह से, संपत्ति का अधिकार होने की वजह से सरकार जमीनों का अधिग्रहण नहीं कर पा रही थी किसी लोक कल्याणकारी योजना के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता होगा भूमि सुधार वगैरह जो योजनाएं वगैरह चलाई गई, भू सुधार योजनाएं वगैरह चलाई गई, तो उन योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आ रही थी। क्योंकि बात ये, पहले से जो जमींदार वगैरह थे जिनके पास 400, 500 एकड़ जमीन थी, वो लोग तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे। उनका कहना यही था, संविधान में बढ़ देता ये चीज़ें तो हम तो बिल्कुल अपनी जमीन नहीं देंगे। और सरकार ये चाह रही थी उनकी जमीन को छीन कर गरीबों को बांट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं बड़ी अड़चन क्रिएट हुई, यानी कि ऑब्वियस सी बात है लोग सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, जो बड़े बड़े भूस्वामी होंगे सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर ये बात निकल के आई कि भाई क्या गवर्नमेंट की ताकत ज़्यादा है या सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुद्दा विवाद का बना रहा कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या होगा, मौलिक अधिकार को सीमित प्रतिबंधित समाप्त करने की संसद की शक्ति क्या होगी। ये सब बातें उस समय निकल के आई जोर शोर से। यानी संसद संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, क्या संसद जो है नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, यानी भूमि सुधार आंदोलन जो चलाया गया था, भूमि सुधार योजना चलाई गई थी, वो एक नीति निषेध सिद्धांतों के अनुरूप थी। और उसकी वजह से क्या था, आपका मौलिक अधिकार वाला सिद्धांत इसका हनन हो रहा था। यानी संपत्ति का अधिकार जो था उस समय मौलिक अधिकार था। तो ये सब सवाल फिर एकदम इन्होंने सरगर्मी पकड़ी। तो सरगर्मी अब जिन सवालों ने पकड़ी, ये 1967 से लेकर 73 के बीच ये बहुत काफ़ी गहरा विवाद रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे कानून थे, आपके भूमि सुधार कानून थे, निवारक नजरबंदी कानून वगैरह थे, नौकरियों में आरक्षण वगैरह कानून थे। तो इन सब पर एक विधायिका और कार्यपालिका का जोरदार, जो न्यायपालिका का जोरदार टकराव हुआ है, जोरदार विवाद हुआ है। लेकिन 1973 में एक डिसीजन आया है, ठीक है, और ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आया है केशवानंद भारती मुकदमा, ये आप जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो था, इसने संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या की और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में संविधान का ही शासन चलेगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर इसमें कहा गया है, इस मुकदमे में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित उसमें कोई भी मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मूल ढांचे से मतलब क्या है, अब और मैं सिंपल कर दे रहा हूँ। जैसे आपको पता होगा कि संविधान जब बना था तो कुछ प्रावधान रखे गए, जैसे मौलिक अधिकार हैं, नीति निषेध तत्व हैं, ये सब चीज़ें रखी गई हैं, नहीं रखी गई हैं, ये रखी गई हैं। तो ये मूल ढांचा है। अब मान लीजिए मौलिक अधिकारों को खत्म करने की बात कर दी जाए, यानी कोई सरकार ऐसी आए जो कहे कि मौलिक अधिकार रखने की जरूरत ही नहीं, हटा दो इन्हें, तो ये मूल ढांचे में परिवर्तन होगा। यानी मूल ढांचे में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मूल ढांचा यथावती रहेगा, ठीक है। नहीं, मौलिक अधिकार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हो सकता है कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर साफ साफ इसने कह दिया कि संविधान संशोधन द्वारा इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है।
अब फिर से वही मुद्दा गहरा गया। अब क्योंकि सरकार ये पक्षधर थी कि भाई संपत्ति के अधिकार को खत्म किया जाए, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को खत्म ना करने का एक रीजन ये भी था कि जो कल्याणकारी योजनाएं थी वो सब कहीं ना कहीं बाधा, उनमें बाधा बन रहा था अधिकारी। यानी मान लीजिए कहीं हाईवे निकालना है हमें, कहीं कोई प्रोजेक्ट लगाना है हमें, अब उसमें जमीन का अधिकार हम कर ही नहीं सकते क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। बड़ी समस्या थी, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उद्योगों को लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया और इस चीज़ को हटा दिया। ठीक है, तो न्यायालय ने यहाँ पर क्या है कि यह जो है मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। इस संपत्ति के अधिकार को स्वयं जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर डिसीजन दिया है कि भाई ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी ओर यहाँ पर न्यायालय ने एक बात और कही इसमें, वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ये निर्णय दिया, निर्णय करने का अधिकार जो है, यानी न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा है कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बात को लेकर कभी कभी जो तमाम जो संविधान को जानने वाले हैं या कानून को जानने वाले हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को लेकर मजाक भी उड़ाते हैं संविधान का कि ये यहाँ पर जो मूल ढांचा है स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट यही नहीं है क्योंकि स्पष्ट इसलिए नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है, हम और आप नहीं। मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो बताया, आपको मौलिक अधिकार वाला, अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। जैसे संपत्ति का अधिकार है, अब संपत्ति का अधिकार कायदा के हिसाब से तो मौलिक अधिकार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भाई ये संपत्ति का अधिकार ये मूल ढांचे में नहीं आएगा, इस सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। तो ये जो शक्ति है कि न्यायालय ने निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट में निहित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कोई चीज़ मूल ढांचा होगी या नहीं होगी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हम और आप नहीं। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ठीक है, यानी कोई बात होगी सुप्रीम कोर्ट में अगर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट ही वहाँ पर फैसला लेगी, ना तो विधायिका कुछ कर सकती है ना ही कार्यपालिका। ठीक है, और मतलब व्याख्या हम कर ही नहीं सकते। जैसे संपत्ति के अधिकार को मूल, जैसे मौलिक अधिकार ही था लेकिन हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये तय करने का अधिकार यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, ये बात आप लिख लेना। तो यहाँ पर ये जो निर्णय आया केशवानंद भारती वाला, इससे कुछ हद तक विवाद जो है कम हुए, क्योंकि मूल ढांचे के बारे में कह दिया है, लेकिन फिर भी विवाद खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, विवाद खत्म नहीं हुए हैं। जैसे बताया गया 1979 में सूची से हटा दिया गया है आपका संपत्ति का अधिकार वाला। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों के विवाद आज भी बने हुए हैं। अब विवाद कैसे बने हुए हैं कि क्या न्यायपालिका जो है विधायिका की कार्रवाई का नियमन कर सकती है, उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे विधायिका के बारे में हमने कल पढ़ा था कि विधायक संसद की कार्रवाइयाँ होने नहीं देते हैं, अवरोध पहुंचाते हैं, संसद में उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, संसद का समय बर्बाद करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हैं हम। आपने देखा होगा कि संसद में ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि संसद में कोई दुर्व्यवहार वगैरह करता है, कोई संसद में वहाँ के नियम निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं उन पर कार्रवाई भी करते हैं। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि मान लीजिए किसी सांसद पर अध्यक्ष ने कार्रवाई की हो तो वो अध्यक्ष क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? अब ये बात भी सामने आई। भाई ये बात भी कथन जायज़ है कि मान लीजिए अध्यक्ष ने किसी सदस्य को 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया, 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया है, तो उस स्थिति में क्या वो जो संसद है वो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? अब ये बात निकल के आई। यानी यहाँ पर कार्रवाई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या वो सदस्य जो न्यायालय जा सकता है? तो ये जो मुद्दे हैं ये सुलझ नहीं पाए हैं, ये अभी भी विवाद का विषय बने रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच को ऐसा लगेगा कि ये मुद्दे हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो हो सकता है डिसीजन दे सकता है, यहाँ पर हो सकता है डिसीजन दे सकता है। यानी हम और आप यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन इतना जान लीजिए कि अभी भी बहुत सारी चीज़ है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और संसद जो है आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। और ये जो बातें बताई हैं यहाँ पर किताब ने, राइटर ने, और ये बातें उन्हीं बातों का इशारा कर रही हैं। यानी कि यहाँ पर आज भी ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि भाई ये क्या होगा। यहाँ पे संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार ये बात तो कही गई है, आपने पढ़ा होगा कि न्यायपालिका से संबंधित वहाँ पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा जज, यानी वहाँ पर कार्यवाही में। ठीक है, लोकसभा वगैरह में, राज्यसभा वगैरह में, सदन में कोई मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा, बताया गया है यहाँ पर कई अवसर ऐसे आए हैं जहाँ पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई है। अब आप जानते, देखिए इस बारे में आपको एक सुनकर हंसी भी आ रही होगी, हकीकत यही है। यहाँ सब मिक्सड, यहाँ सब मिला जुला चल रहा है। यानी आप कहीं आप देखते हैं कहीं जो है विधायक कार्यपालिका बहुत हावी हो जाती है, कहीं देखते हैं लगता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत हावी हो जाती है। ठीक है, तो ये कब हावी होती हैं, कब यहाँ कमजोर पड़ती हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। देखिए, जब कोई सरकार प्रचंड बहुमत में होती है तो ऑब्वियस सी बात है कार्यपालिका हावी रहती है।
समझ रहे होंगे आप। जब कोई सरकार प्रचंड बहुमत में रहती है तो कार्यपालिका हावी रहती है। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो वहां पर उस समय सुप्रीम कोर्ट यानी आपकी फिर न्यायपालिका हावी हो जाती है। तो गठबंधन सरकारों में न्यायपालिका का ही रोल अहम हो जाता है वहां पर। तो ऐसे में ये चीज़ें इस चीज़ से और निकल के आती हैं। तो यहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख रहे होंगे जो अब यहाँ बताया गया है कि डिस्प्यूट बने हुए हैं, वो डिस्प्यूट आज भी कायम है, खत्म नहीं हुए हैं डिस्प्यूट, ठीक है, आज भी हैं बरकरार। अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कंट्रोल हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें आपके माइंड में स्पष्ट हुई होंगी। जैसे मूल ढांचे वाला अगर आपसे पूछा जाए, कई बार पूछा जाता है कि मूल ढांचा कौन स्पष्ट करेगा, तो ये कोई स्पष्ट नहीं करेगा, ना तो कार्यपालिका स्पष्ट करेगी, ना विधायिका स्पष्ट करेगी, ये स्पष्ट करेगी न्यायपालिका कि मूल ढांचा होगा, क्या होगा, कौन सी चीज़ मूल ढांचे में होगी या नहीं होगी, ये न्यायपालिका निर्णय लेगी। देखिए इस चैप्टर के अंत में यहाँ पर विधिक सेवा दिवस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर विधिक सेवा दिवस के बारे में बताया गया है। ये जो विधिक सेवा दिवस है ये हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने का क्या प्रयोजन है, वो मैं बताता हूँ यहाँ पर। देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ जो निष्पक्ष न्याय जो है और न्याय की प्रक्रिया सबको मिले, ये सब सुनिश्चित करने के लिए न्याय के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हम हर साल हमारे यहाँ 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इसके लिए यहाँ पर जो NLSD जिसे बोलते हैं, जो आपका विधिक सेवा दिवस है आपका, तो इसकी शुरुआत जो है पहली बार कब हुई थी वो मैं बता दे रहा हूँ। इसकी शुरुआत पहली बार 1995 में इसकी शुरुआत हुई सबसे पहली बार, और शुरुआत हुई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय का कहना यह था कि भाई समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की, ठीक है। और हर साल कब 9 नवंबर को ही मनाया जाता है और 1995 से लगातार मनाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पर जो विधिक सेवा दिवस है आपका, ये नालसा इनके लिए उत्तरदायी है, नालसा। अब नालसा की फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। यानी कि आपका नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है आपकी, ठीक है, वो इन सब के लिए उत्तरदायी है। और नालसा की स्थापना जो हुई थी वो आपकी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, यानी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम एक आया था 1987 में, 1987, इसके जरिए इसकी जो है स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका यही था कि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना है और विवादों का यहाँ पर सौहार्दपूर्ण समाधान करना है। इसमें लोक अदालत वगैरह स्थापित करवाने की यहाँ पे बात कही गई थी। ये लोक अदालत जो आप देख रहे होंगे वो इसी के तहत स्थापित की गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बातें की गई थी। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई इनके उद्देश्य के बारे में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता फैलाना, लोक अदालतें जो हैं वो इसी के तहत स्थापित की गई हैं, यानी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत आपकी लोक अदालतें स्थापित की गई हैं, ठीक है। विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधान, वैकल्पिक का मतलब क्या है, लोक अदालतों में आपने देखा होगा कोई विजयी नहीं होता है, कोई हारता नहीं है, समाधान हो जाता है। मुआवजा देने वगैरह की परंपरा, वो सब परंपराएं यहीं से स्टार्ट हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो नालसा स्थापित किया गया है, इनमें कौन कौन से पात्र होंगे यहाँ पर निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए, महिलाएं, बच्चे, SC ST के सदस्य, औद्योगिक कामगार हैं, बड़े पैमाने पर जो आपदाओं से ग्रसित लोग हैं वो सब लोग, विकलांग व्यक्ति, जो है हिरासत में व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जिनकी आय 1 लाख से कम है वो व्यक्ति इसमें आएंगे, ठीक है। या मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित, मानव तस्करी का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। जैसे आपने देखा होगा तमाम लड़कियां जो है देह व्यापार में के लिए पकड़ ली जाती हैं, देह व्यापार के लिए उन्हें जो किडनैप कर लिया जाता है, तो वो सब इसी में आ जाएंगे, यानी वो सब कानूनी सलाह लेने के लिए इसके पात्र होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया गया निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी, राजस्व और प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर भी बना हुआ है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तो ये बताया गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बनी हुई है, उच्चतम न्यायालय पर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बनी हुई है। ये बनाया क्यों गया, देखिए ये बनाने का रीजन ये था, आपको पता होगा अगर आपने नीति निदेशक तत्व पढ़े हैं, अगर आपने नीति निदेशक तत्वों के बारे में पढ़ा है डिटेल में, तो आपको पता होगा संविधान का अनुच्छेद 39A के बारे में पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए ये बात यहाँ पे कही गई है कि संविधान का अनुच्छेद 39 ये है कि सामाजिक न्याय की बात करता है कि समाज में हर व्यक्ति को, समाज के गरीब वर्गों को यहाँ पर न्यायिक सहायता मिले, ऐसा प्रावधान यहाँ पर बताया गया है इसमें 39A में। तो ये फर्ज बन जाता है, दायित्व बन जाता है राज्य का भी और सरकार का भी और साथ ही साथ न्यायपालिका का भी कि ऐसे गरीब और शोषित वंचित तबके हैं जो कि न्याय तक पहुँच नहीं बना पा रहे हैं, उनको ऐसी सेवाएं प्रदान की जाएं, ठीक है। तो इसलिए ये बनाया गया है।
तो आई होप आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। खास करके याद ये रखना कि हर साल 9 नवंबर को आपका जो है वो विधिक सेवा दिवस, यानी कानूनी से विधिक सेवा का मतलब विधिक सेवा दिवस, ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। कब से मनाया जा रहा है? 1995 से मनाया जा रहा है, ठीक है। और आपने नालसा के बारे में जान लिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में आपने जान लिया। तो आई होप आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ मैंने आपसे फिर से मैं बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको लेकर आप नोट्स बनाते रहें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।